दोस्तों, इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे पेशवा शासन के बारे में। मराठों के इतिहास में 1713 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी के कालखंड को पेशवा शासन के रूप में जाना जाता है। इसका कारण यह होता है कि इस पीरियड में पेशवाओं की शक्ति बढ़ जाती है और वास्तविक सत्ता उन्हीं में केंद्रित हो जाती है। तो इस पेशवा शासन के जो पहले व्यक्ति थे, पहले पेशवा थे, वो थे बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 ईस्वी में पेशवा बनते हैं। और इनका प्रमुख योगदान होता है दिल्ली की संधि, जो कि मुगलों के साथ में किया जाता है और सैयद बंधुओं के साथ में किया जाता है। और वो मुगलों को समझने का इन्हें बहुत अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि मुगलों की रक्षा के लिए, मुगल सम्राट की रक्षा के लिए मराठा सेना रहती है। तो इससे मुगलों को समझने में इन्हें आसानी होती है। इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा होता है, जो कि 19 साल के उम्र में पेशवा बनता है। उसका नाम होता है बाजीराव प्रथम। 1720 ईस्वी में ये पेशवा बनते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा योग्य व्यक्ति होते हैं। इन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अपने पिता का ही पड़ता है। इनके पिता एक बहुत अच्छे रणनीतिकार थे, कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिक व्यक्ति थे। तो ये सारी खूबियाँ उनमें आती हैं। इसका कारण ये होता है कि बालाजी विश्वनाथ जब भी सैन्य अभियान में जाते हैं तो वो अपने बेटे को साथ में लेकर जाते हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है कि इन्हें सारे हथियारों की अच्छी समझ विकसित हो जाती है। अच्छे घुड़सवार होते हैं, तलवारबाजी अच्छी करते हैं, भालेबाजी अच्छी करते हैं, या अन्य अस्त्र शस्त्रों का संचालन में भी ये निपुण होते हैं। और साथ में सैन्य रणनीति जो होती है वो समझने में ये माहिर बन जाते हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इतने सारे गुण थे इनमें, बाजीराव प्रथम में, कि एक व्यक्ति में सारे गुण होना संभव नहीं है। ऐसे बिरले व्यक्ति होते हैं। ये एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे, बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, एक सैन्य रणनीति को समझने वाले और बनाने वाले व्यक्ति थे, अच्छे सेनापति थे, वीर थे, साहसी थे। जितने तरीके के शब्द आपके मन में आते हैं राजाओं के लिए या शासक के लिए, वो सारे गुण इनमें थे। तो एक मूवी बनी है बाजीराव मस्तानी। वो मूवी जो बनी है इन्हीं के बारे में बनी है, बाजीराव प्रथम के बारे में, इन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये जब पेशवा बने तो पहले ऐसे व्यक्ति थे मराठों में जिन्होंने ये विचार रखा था कि मराठों को अब उत्तर का अभियान चलाना चाहिए, अर्थात उत्तर भारत पर अभियान चलाना चाहिए। अभी तक के जो छत्रपति या पेशवा थे उनका ध्यान दक्षिण भारत में ही था, अर्थात मैसूर पे, कर्नाटक पे, निजाम पे, उसके बाद बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इन्हीं आसपास के क्षेत्र दक्षिण भारत पर इनका ध्यान था। लेकिन ये प्रथम व्यक्ति होते हैं जो उत्तर भारत पर अभियान चलाने का विचार रखते हैं। इनकी जो विचारधारा थी वो ये थी कि मराठा साम्राज्य कृष्णा से लेके यमुना नदी तक होना चाहिए और पश्चिम में अटक से लेके पूर्व में कटक तक का ये विस्तार होना चाहिए। इनके इस विचार को उनके बेटे के शासनकाल में, पेशवा का जो शासनकाल आता है उनके बेटे के समय में ये सपना पूरा हो जाता है। अपने जीवन काल में बाजीराव प्रथम ने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। इनका 20 साल का कार्यकाल होता है, उसमें 40 लड़ाइयाँ या 40 युद्ध लड़े थे। और कहा जाता है कि इन 40 युद्धों में, सारे युद्धों में इनकी जीत हुई थी और ये एक अजेय योद्धा थे। ये अपने छत्रपति साहू जी महाराज से कहा करते थे मुगलों के बारे में कि जर्जर वृक्ष की जड़ों पर हमें प्रहार करना चाहिए, शाखाएं जो है वो खुद ब खुद गिर जाएंगी। जर्जर वृक्ष कहने का मतलब है कि मुगल जो कि जर्जर हो चुके हैं, मुगल शासक, और शाखाएं क्या है तो मुगल शासन से जो निकलकर अलग अलग स्वतंत्र राज्य बन रहे हैं उनके बारे में कहा है। तो इनका हौसला बढ़ाते हुए साहू जी महाराज कहा करते थे कि हमें पता है कि आप योग्य पिता के एक योग्य पुत्र हैं, आप मराठे के पताका को हिमालय तक फहरा देंगे, ऐसी हमें भरोसा है।
तो इस तरीके की बातें इनके बारे में होती थी। अब हम जानते हैं इनके अभियान के बारे में कि कौन कौन से अभियान चलाए। तो पहला अभियान तो निजामों के लिए चला था। सुकरखेड़ा के युद्ध के बारे में हमने चर्चा की थी, निजामों के इतिहास के बारे में, कि चीन की इचलिज खां हैदराबाद में निजाम शासन की स्थापना करते हैं। वैसी स्थिति में मोहम्मद शाह रंगीला एक मुबारिज खान के नेतृत्व में एक सेना भेजता है और उनके विद्रोह को दबाने का प्रयास करता है। लेकिन बाजीराव प्रथम चिनकिचलिज खां की सहायता करते हैं और सुकरखेड़ा के युद्ध में चिनकिचलिज खां की जीत हो जाती है। अर्थात एक तरीके से यहाँ पे देखें तो मुगल और मराठों के बीच का इनडायरेक्ट झगड़ा है, जिसमें बाजीराव जीत जाते हैं, अर्थात मराठों की यहाँ पे जीत होती है। 1724 की ये घटना है। 1727 में फिर से चिनकिचलिज खां के साथ ही इनका युद्ध होता है और वो होता है पालखेड़ी का युद्ध। इसका कारण यह होता है कि छत्रपति के पद को लेकर शिवाजी के परिवार में ही विवाद चल रहा होता है। उसका नतीजा क्या होता है कि ये निजाम शासक एक कूटनीतिक और राजनीतिक दृष्टि से षड्यंत्र रचने लगते हैं कि ऐसा कुछ किया जाए कि मराठे आपस में ही लड़ मरे और इसका फायदा निजाम उठा सके। जब बाजीराव प्रथम ये सब चीजें देखते हैं तो वो निजामों पर हमला कर देते हैं और एक युद्ध लड़ा जाता है, पालखेड़ी के युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है 1727 ईस्वी में। और चिनकिचलिज खां को इसमें बुरी तरीके से पराजित करते हैं। उसके बाद अन्य अभियान चलाए जाते हैं। गुजरात पे अभियान चलाया जाता है, मालवा पर विजय किया जाता है, ये 1728 में है। गुजरात अभियान पे ही जो बड़ौदा का राज्य इनको प्राप्त होता है, वहां पर गायकवाड़ों का शासन स्थापित होता है। गायकवाड़ जो मराठे सरदार होते हैं। मालवा विजय, यहाँ से ग्वालियर और इंदौर, अर्थात कि ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर, ये जो है सो उसी से आते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण इनका जो अभियान होता है वो बुंदेलखंड अभियान होता है। तो ये इनका डायरेक्ट झगड़ा नहीं था बुंदेलखंड में। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक हिंदू शासक थे छत्रसाल, तो उन पर अफगानी शासकों ने, अर्थात रोहेलखंड के जो शासक थे, रोहेलखंड राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति होता है मोहम्मद खान बंगस, तो वो आक्रमण करता है और उसकी नज़र होती है बुंदेलखंड पर और उस पूरे क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता है। ऐसी स्थिति में छत्रसाल जब कमजोर पड़ने लगते हैं तो वो इनसे सहायता की उम्मीद करते हैं और उसी में कड़ी में वो सहायता के लिए एक पत्र भेजते हैं बाजीराव प्रथम के पास में। और वो पत्र जो भेजा जाता है वो मस्तानी के हाथों से भेजा जाता है। मस्तानी वो संदेश लेकर जाती है, जिस पर कि ये मूवी बनी हुई है, आप लोगों ने देखी होगी। तो मस्तानी कौन थी? तो कहा जाता है कि वो राजा छत्रसाल की बेटी थी। लेकिन वो जो बेटी थी उनको एक वो नर्तकी की बेटी थी, उस नर्तकी से राजा छत्रसाल को प्यार हो गया था और उससे वो बेटी जन्म ली थी जिसका नाम मस्तानी था। तो वही मस्तानी बाजीराव प्रथम के पास संदेश लेकर जाती है और मराठों ने एक पहले से ही अपना हिंदू रक्षा का वचन लिया था छत्रपति शिवाजी महाराज ने, तो उसी परंपरा को आगे कायम रखते हुए एक हिंदू शासक ने ये संदेश भेजा था। तो बाजीराव प्रथम उसकी सहायता करने के लिए आगे आते हैं और ये मोहम्मद खान बंगस को हरा दिया जाता है और वो भाग जाता है, भाग खड़ा होता है वहां से। तो इस तरीके से रुहेलखंड को कब्जे में किया जाता है। अब यहाँ बुंदेलखंड के अभियान से राजा छत्रसाल खुश होकर कुछ क्षेत्र मराठों को भी दे देते हैं, साथ में मस्तानी की शादी बाजीराव प्रथम से हो जाती है। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण इनका अभियान था वो दिल्ली का अभियान था। 1737 ईस्वी में 500 घुड़सवार सेना से को लेकर ये दिल्ली पहुंच जाते हैं और डेरा डाल देते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला उस समय शासक होता है और तब तक डेरा डालकर रखते हैं जब तक मोहम्मद शाह इनकी शर्तों को मान नहीं लेता है। वो शर्तें कौन सी होती है? तो मालवा का क्षेत्र, अब यहाँ पे मालवा कह रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मालवा का अभियान पहले चलाया था, वहाँ पे विजय भी की थी। तो पूरे मालवा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो पूरे क्षेत्र पर तो अधिकार नहीं कर लिया था,
कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, तो बाकी कुछ क्षेत्र अभी भी मुगलों के नियंत्रण में थे। तो वहाँ की सूबेदारी जो है वो दी जाती है इन्हें मराठों को, साथ में 13 लाख रुपए वार्षिक चौथ भी देना स्वीकार किया जाता है। लेकिन साथ में मोहम्मद शाह क्या करता है कि ये निजाम जो है उनको चढ़ाता है। निजामों और मराठों का तो झगड़ा चल ही रहा होता है, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं और चिनकिचलिज खां को वो चढ़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चिनकिचलिज खां मराठों से भिड़ जाता है। आधे रास्ते में ही इनका झगड़ा हो जाता है, मतलब आधे रास्ते में ही वो मराठे जब लौट रहे होते हैं दिल्ली से, तो निजाम हाथ लगाकर हमला करने की सोचता है। लेकिन ये भी एक तरीके से तैयार थे बाजीराव प्रथम इन सब चीज़ों के लिए कि मोहम्मद शाह रंगीला ऐसा कर सकता है, तो वो तैयार था। वो निजाम को परास्त करते हैं बुरी तरीके से और एक संधि करते हैं जिसका नाम होता है दुर्रई सराय की संधि। और इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला से जो पुरानी संधि हुई थी, जो शर्तें की मानी गई थी कि 13 लाख रुपए, अब गुस्से में उसको चौथ को 13 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया जाता है और निजाम इस पर राजी करवाता है मोहम्मद शाह रंगीला को। तो ये स्थिति होती है बाजीराव प्रथम की। इसके अलावा वसीन और सालसेट जो पुर्तगालियों के नियंत्रण में था, 1739 ईस्वी पर उस पर भी अधिकार कर लेते हैं बाजीराव प्रथम। तो ये कुछ इनके महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिन पर कि इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया। तो मुगल मराठा साम्राज्य जब अपने पूरे शबाब पे होता है तो जितने क्षेत्र पर वो अधिकार करता है उससे लगभग आधे से ज़्यादा क्षेत्र बाजीराव प्रथम ने जीते हुए थे। अब इनकी 1740 में मृत्यु हो जाती है। इनका मराठों के लिए एक और योगदान जो था वो था 1731 में वरना की संधि। इसमें जो शिवाजी के परिवार में उन बेटे साहू जी और राजा राम के बेटे के बीच में संभाजी द्वितीय जो होता है उनसे जो झगड़ा चल रहा होता है, तो उसमें एक मध्यस्थता का काम किया हुआ होता है। उसी कड़ी में वरना की संधि होती है और लगभग उत्तर और दक्षिण वाली तो बात होती है कि उत्तर के सतारा में ये साहू जी राज करेंगे और दक्षिण में कोल्हापुर से संभाजी शासन चलाएंगे, अर्थात मराठा शासन दो भागों में कह लें कि बट गया था। तो उनमें एक एकता स्थापित होती है। तो ये वरना की संधि के द्वारा 1740 में इनकी मृत्यु होने के बाद बालाजी बाजीराव जो कि इनके बेटे होते हैं वो पेशवा बनते हैं। इन्हें नाना साहब भी कहा जाता है। मराठों में नाना तीन जगह आएंगे, 3 लोगों के लिए इस्तेमाल हुए हैं। एक तो बालाजी बाजीराव जो ये पेशवा हुए, इन्हें कहा जाता है। दूसरे नाना फड़नवीस होते हैं जो कि पेशवा नहीं होते हैं लेकिन मुख्य कर्ता धर्ता बनते हैं, उनका रोल आगे जाकर आएगा। एक और नाना फड़नवीस होते हैं जो 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं। तो उन सबों को हम जानेंगे जब वो आएंगे। तो पहले इनके बारे में हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है। और इनके समय में क्या है कि मराठा साम्राज्य अपने पूरे सर्वोच्चता पर पहुंचता है। सबसे बड़ा भौगोलिक विस्तार इन्हीं के समय में प्राप्त करता है मराठा राज जो इनकी कल्पना थी बाजीराव प्रथम की कि कृष्णा से यमुना और अटक से कटक वाली, वो इन्हीं के समय में पूरा होता है। 1751 में उड़ीसा पर अधिकार हो जाता है। हम लोगों ने बंगाल वाले वीडियो में देखा था कि अलीवर्दी खान जब बंगाल के नवाब बनते हैं तो मराठे जब हमला करते हैं तो उनसे एक संधि होती है, तो 12 लाख सालाना चौथ और उड़ीसा राज्य देने पर वो राजी होता है। तो 1751 में उड़ीसा राज्य प्राप्त हो जाता है। फिर 1752 में झलकी की संधि होती है निजामों से, तो उसमें अहमदनगर, दौलताबाद, बीजापुर, बुरहानपुर ये सब क्षेत्र भी प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे पानीपत के युद्ध वाले में कि 1757 में क्या होता है, पंजाब तक अधिकार कर लिया जाता है। तो वो जो बाजीराव प्रथम का जो सपना था वो पूरा हो जाता है।
और 1750 में संगोला की संधि होती है राजा छत्रपति राजा राम द्वितीय के साथ में। मराठे तो अब मराठों में पेशवा मुख्य शक्ति के रूप में उभर चुके थे। वो 1713 में ही से ही ये चीजें चल रही थी, लेकिन अब एक लिखित रूप से ऐसा हो गया, और वो है संगोला की संधि से। यहाँ के बाद से अब पेशवा ही मुख्य शक्ति होते हैं, शक्ति के केंद्र होते हैं मराठों की। अब हम जानते हैं इन्हीं के शासनकाल में बालाजी विश्वनाथ के शासन, बालाजी बाजीराव के समय की महत्वपूर्ण घटना है पानीपत का तीसरा युद्ध। अब इसके बारे में हम जानते हैं और इसकी पृष्ठभूमि क्या है वो हम देखते हैं। तो 1757 में क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर आक्रमण करके उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है और अपना एक दूत कह लें या अपना प्रतिनिधि कह लें नियुक्त करता है, जिसका नाम होता है नजमुद्दौला। इसे मीर बख्शी का पद दिलवाया जाता है और ये अब्दाली का प्रतिनिधि होता है। जब ये चीज़ें मराठों को पता चलती है तो वो बड़े नाराज होते हैं कि एक विदेशी शासक यहाँ पे अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर रहा है, यहाँ के केंद्रीय शासन को नियंत्रित कर रहा है। तब ऐसी स्थिति में रघुनाथ राव के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है और वो दिल्ली पर हमला करके नजमुद्दौला को भगा देते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि मुगलों के साथ में किसी तरीके का झगड़ा नहीं था मराठों का, यहाँ पे अब्दाली के प्रतिनिधि को भगा दिया जाता है। साथ में मोहम्मद शाह अब्दाली का बेटा पंजाब का राजा होता है जिसका नाम होता है तैमूर, तो पंजाब पर वो शासन कर रहा होता है। रघुनाथ राव यहाँ भी आक्रमण करता है और उसके बेटे को भगा देता है। तो अब देखिए यहाँ पे पंजाब पे अधिकार हो गया, मतलब पाकिस्तान का पेशावर वाला इलाका है वहीं पे अटक पड़ता है। तो इनका जो सपना था वो अब पूरा हो गया। बाजीराव प्रथम का अटक से कटक, कृष्णा से यमुना। अब यही कारण बन जाता है युद्ध, पानीपत के तृतीय युद्ध का ये कारण बन जाता है, तात्कालिक कारण बनता है। अब इसके और भी कारण होते हैं, और जो कारण होते हैं वो होते हैं दो मराठा शक्ति और अब अहमद शाह अब्दाली के बीच का वो अति महत्वाकांक्षा, दोनों बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। मराठा पूरे भारत पर शासन करना चाहते हैं और अहमद शाह अब्दाली की भी वैसी ही मंशा होती है, वो भारत पर आक्रमण करता है। शुरू में क्या था कि वो धन दौलत लूट कर लेके जाना चाहता है, वो उद्देश्य होता है। लेकिन जब यहाँ पर मुगल शासन की स्थिति को देखता है, अस्त व्यस्तता को देखता है, तो उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी जाग जाती है। अब ऐसी ही स्थिति में ये कारण बन जाते हैं और इसका नतीजा होता है कि दिल्ली के नज़दीक हरियाणा में एक जगह है पानीपत, वहाँ पे दोनों सेनाएं, मराठी सेनाएं और अब्दाली की सेनाओं का भिड़ंत होता है, एक जबरदस्त युद्ध होता है और इस युद्ध में मराठे हार जाते हैं। और भारत के इतिहास में इस युद्ध का बहुत ज़्यादा महत्व है। मराठे इस युद्ध को क्यों हारे, इसके कुछ कारण थे। पहला कारण क्या था कि मराठे जो थे उनकी युद्ध तकनीक जो थी वो मुख्यतः छापामार युद्ध में थे। दक्षिण का जो एरिया है दक्षिण भारत का वो मुख्यतः पहाड़ी है और छापामार युद्ध में ये बड़े निपुण थे कि हमला करते थे और पहाड़ों में छुप जाते थे। तो जब जाट शासक सूरजमल ने इन्हें सलाह दिया था कि आप इस युद्ध को टालिए क्योंकि आपको अनुभव नहीं है मैदानी युद्ध का, आप छापामार युद्ध में आप निपुण हैं, लेकिन उनके सलाह को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था। एक तो वो बात थी। दूसरा जो कारण है वो है कि ये युद्ध शुरू हुआ था 14 जनवरी 1761 में और उस समय उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है और मराठे जो हैं वो दक्षिण भारत पश्चिम भारत से आते हैं, तो वहाँ पे तो ठंड पड़ती नहीं है। तो जब ठंडा बहुत ज़्यादा एकदम पीक पर होता है उस समय जब युद्ध करना पड़ा तो वो मौसम का मार बहुत ज़्यादा इनका पड़ा। तीसरी चीज़ क्या थी कि अब्दाली की जो
तोपें थी वो बिल्कुल नई तरीके की तोप थी, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। मराठों ने भी इस्तेमाल किया था तोप का, लेकिन इनकी जो तोप थी वो पुराने ढर्रे वाली तोप थी, तो वो एक बहुत बड़ा कारण था। इसके बाद अब्दाली का साथ दे रहे थे, वो कौन दे रहे थे, तो रूहेला सरदार दे रहे थे, ये भी अफगानी लोग हैं। और रूहेलाओं का इन्होंने दमन किया था बाजीराव प्रथम ने, तो वो कारण था। अवध के नवाब सिजाउदौला होते हैं, वो भी मदद कर रहे होते हैं, और भी अन्य कुछ मुस्लिम शासक इनकी मदद करते हैं। अब्दाली की निजामों का इनडायरेक्ट सपोर्ट होता है, मोरल सपोर्ट, या अन्य भी जो मुस्लिम शासक होते हैं उनका इनडायरेक्ट सपोर्ट अब्दाली को होता है। उसका कारण क्या होता है कि उस समय मराठे बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे थे और वो हिंदू पातशाही की को स्थापित करना चाहते थे। अब इसका नतीजा क्या होता है कि ये एक धार्मिक रूप ले लेता है और हिंदू मुस्लिम का भी एक इसमें भाव आ जाता है। ऐसी स्थिति में मुस्लिम शासक इनकी सहायता नहीं करते हैं, बल्कि वो अब्दाली की ही सहायता करते हैं। और हिंदू शासक शक्ति जो थी उस समय कमजोर थी। मराठे थे, जाट थे और छिटपुट रूप से राजपूत थे, तो राजपूतों और जाटों का इन्हें समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। जब सूरजमल जाट ने इन्हें सलाह दिया था तो इसको इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था। ये घमंड में भी चूर थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही थी। भारत में मराठों की शक्ति के आगे उस समय कोई शक्ति नहीं थी, मुगल शक्ति बिल्कुल क्षीण हो चुकी थी। तो ये क्षेत्र विस्तार मराठों का बहुत तेजी से हो रहा था, तो उसका नतीजा ये था कि इनमें एक घमंड का भाव भी आ गया था, तो वह भी एक कारण था। एक और महत्वपूर्ण कारण था, जो ये चौथ वसूलते थे, अपने जो क्षेत्रों पर अधिकार करते थे वहाँ पे डायरेक्ट अपना शासन नहीं चलाते थे, बल्कि चौथ वसूलते थे। ये एक तरीके का रंगदारी टैक्स की तरीके का है। तो इससे वो आस पड़ोस और वो राजा इससे नाराज रहते थे, इसकी वजह से इन्हें समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। ये मित्र विहीन हो गए और हार गए। पेशवा बाजीराव ही होते हैं, लेकिन ये युद्ध के मैदान में ये नहीं जाते हैं। इनका बेटा होता है जिसका नाम होता है विश्वास राव, वही नेतृत्व करते हैं, लेकिन वास्तविक नेतृत्व करता होते हैं वो सदाशिव भाऊ होते हैं। ये विश्वास राव के चाचा होते हैं, ये विश्वास राव के चाचा होते हैं, यही नेतृत्व कर रहे होते हैं, वास्तविक नेतृत्व करता यही होते हैं। 22 अलग अलग सेनापति होते हैं जो मराठों के बहुत बड़े सेनापति माने हुए सेनापति थे, फिर भी ये हार जाते हैं। जब एक प्रत्यक्षदर्शी जो है वो काशीराज पंडित होते हैं, इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी, वो खबर भेजते हैं बालाजी बाजीराव के बारे में के पास में या छत्रपति के पास, लिखते हैं 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मुहरें लूट गई, और तांबे और अन्य धातुओं की तो कोई गिनती ही नहीं है। तो 2 मोती जो कहा जा रहा है वो है विश्वास राव और सदाशिव भाऊ के लिए, और 22 जो सोने की मुहरें हैं वो सेनापति, 22 अलग अलग सेनापति जैसे यशवंत राव पवार, पिल्लू जी जाधव जैसे माने हुए सेनापति थे, उनके बारे में कहा जाता है। और ये खबर जब बालाजी बाजीराव को मिलती है तो शोक में उनका भी कुछ दिनों के बाद निधन हो जाता है। मराठों की इतनी बड़ी क्षति होती है कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि मराठे फिर से उभर सकते हैं इस चीज से। कहा जाता है कि इस युद्ध में महाराष्ट्र का कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जिसके घर से कोई पुरुष न मरा हो। कुछ परिवार तो ऐसे थे कि जिनके यहाँ के सारे पुरुष सदस्य मारे जा चुके थे। कुल जो संख्या मृतकों की आती है वो 28,000 से 75,000 तक की किताबों में दी गई है। किसी में 30,000, किसी में 40,000, किसी में 50,000, कहीं 75,000 के भी आंकड़े मिलते हैं। तो एक पूरी पीढ़ी मराठों की खत्म हो गई थी। नेतृत्व पूरा एक पीढ़ी का खत्म हो चुका था। पेशवा मर गए, सेनापति मर गए, 22 नेतृत्वकर्ता मर गए, तो एक
पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। इसके बारे में इतिहासकारों का कहना है, कई इतिहासकारों के अलग अलग मत आए हैं, कमेंट आए हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निश्चय नहीं किया कि भारत पे शासन कौन करेगा, बल्कि इसने यह डिसाइड किया, निश्चित किया कि भारत पे शासन कौन नहीं करेगा। मराठे भारत पर शासन करना चाहते थे और अब्दाली भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों में वो शक्ति अब नहीं बची थी कि वो भारत पर शासन कर सके। एक हारने की वजह से उसकी शक्ति खत्म हो गई और एक जीतने के बावजूद भी उसकी शक्ति खत्म हो गई। अब्दाली युद्ध जरूर जीता था, लेकिन उसकी भी हानि बहुत बड़ी थी, उसकी सेना, बहुत बड़ी सेना उसकी भी मारी गई थी, तो वो उसकी शक्ति भी बहुत क्षीण हो जाती है, वो भी कमजोर पड़ जाता है। और आगे के आप देखेंगे कि अब्दाली में ने भारत पे जो अभियान चलाया वो सफल नहीं होते हैं। तो जब इतनी बड़ी क्षति होती है तो एक नया पेशवा बनते हैं जिसका नाम होता है माधवराव। 1761 में बनते हैं, 1772 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 11 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन ये इतने कुशल व्यक्ति होते हैं, इतने कुशल होते हैं कि इन्होंने मराठों को फिर से खड़ा कर दिया। जब पानीपत के तृतीय युद्ध में हार हुई थी तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि मराठे फिर से उठकर खड़ा होंगे। उन मराठों को इन्होंने फिर से खड़ा कर दिया। आसपास के जो शक्तियां थे वो आंख दिखाने लगे थे, तो सबको ये हराते हैं। जैसे मैसूर के शासक हैदर अली ने 4 बार आक्रमण किया, उन्हें हराया। निजाम जो हमेशा से मराठों के दुश्मन थे, वो उन पर नियंत्रण फिर से स्थापित करते हैं। मालवा पर, बुंदेलखंड पर, जाटों पर, रूहेला विद्रोह, इन सारे जगहों पर फिर से नियंत्रण स्थापित करते हैं। एक इनके चाचा होते हैं रघोबा, जिनका कि इतिहास में बहुत बड़ा विलेन की तरीके का रोल है, जो कि आगे आएगा, हम देखेंगे। तो वो इनका विरोध करते हैं क्योंकि वो खुद पेशवा बनना चाहते हैं। अंततः उनको इन्होंने जेल में डाल दिया और वो आगे इनका विलेन का क्या रोल होता है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। इनका एक बहुत बड़ा साहसिक काम था। 1772 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को ये इलाहाबाद से अंग्रेजों के संरक्षण से छुड़ाते हैं और दिल्ली में लाके फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठाते हैं अपने संरक्षण में। और उसके बाद कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था वो मराठों को दे दिया जाता है और 40 लाख रुपए चौथ भी डिसाइड होता है कि मराठों को देंगे। बक्सर के युद्ध को हमने देखा था कि वहां पे संयुक्त सेना, बंगाल, अवध और मुगलों की सेना हार जाती है। उसके बाद 1765 ईस्वी के बाद अंग्रेज लोग शाह आलम द्वितीय जो होते हैं उनको अपने एक तरीके से कैद में रखा होता है। तो माधव राव जो होते हैं उनके कैद से छुड़ाकर वो लाते हैं इलाहाबाद से और फिर से दिल्ली पर स्थापित कर देते हैं। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण काम थे। 1772 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु भी हो जाती है। क्षय रोग से मृत्यु हो जाती है मात्र 28 साल के उम्र में। तो इनकी मृत्यु के बारे में इतिहासकारों का मत है कि कहा जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध से जितनी बड़ी क्षति नहीं हुई थी मराठों को, उससे ज्यादा क्षति माधव राव की अकाल मृत्यु से क्षति हुई। तो सोच सकते हैं कि कितना बड़ा व्यक्तित्व थे कि जो बिल्कुल मराठे जो एक तरीके से मिट्टी में मिल गए थे उसको उन्होंने फिर से खड़ा कर दिया। तो अब तक के ये जो जितने पेशवा आए वो काफी योग्य थे और जितने भी लोग थे वो कम उम्र में ही मर जाते हैं। राजनीति में 40 साल 30 साल की उम्र होती है, वो बहुत कम होती है। 60 साल 70 साल की आयु होती है जो शासकों की। तो अगर उस उम्र तक इन सबों में से कोई भी अगर जीवित होते तो भारत का इतिहास कुछ और होता। तो आगे की वीडियो में दोस्तों अब मराठों का यहाँ से डिक्लाइन शुरू होगा
उसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। कुछ अगर कमेंट करना चाहते हो तो वो भी करिए, सलाह देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हैं। नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर बजा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।